बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 के दो मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व करने के काबिल होंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6। स्टेटमेंट इज मिनिमाइज z is equal to 3x plus y subject to the constraints। स्टूडेंट्स, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि ये क्या है z is equal to 3x plus y। The answer is this is called objective function, a function which is to be maximized or minimized in a linear programming problem is called objective function। वो फंक्शन के जिसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कहा जाता है किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर, उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें यहां पर मिनिमाइज करने के लिए कहा गया है। अब किन कंस्ट्रेंट्स के मुताबिक हमें इसे मिनिमाइज करना है? वो कंस्ट्रेंट्स हैं ये चार। अब ये दो जो कंस्ट्रेंट्स हैं इनका भी एक खास नाम था। शाबाश जी। चूंकि ये दोनों जो वैल्यूज हैं x और y की वैल्यूज ये नॉन नेगेटिव हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता, नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होंगी। x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। इसी तरह y की वैल्यू 0 हो सकती है, y की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। इन कंस्ट्रेंट्स को हम नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स का नाम देते हैं। ये दो कंस्ट्रेंट्स नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं। x और y इन वेरिएबल्स का भी एक खास नाम था जी। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, इन वेरिएबल्स को डिसीजन वेरिएबल्स कहा जाता है, क्योंकि इनके बारे में हमें डिसाइड करना है कि इनकी किस वैल्यू पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम होगा। जिस वैल्यू पर जिस x और y वैल्यू पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा, उस वैल्यू को, x और y की वैल्यू को ऑप्टिमल सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, अब जरा रिकॉल करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 स्टेप्स। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे जी। प्रोसीजर फॉर डिटरमिनिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं। क्या प्रोसीजर था? 3 स्टेप्स जी। पहला स्टेप था ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स टू फाइंड द फिजिबल रीजन। यानी हमें इन लीनियर इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स का जो सॉल्यूशन सेट है उसको ग्राफ करना है ताकि हमें फिजिबल रीजन मिल जाए। अब फिजिबल रीजन होता क्या है, हम जरा अपनी डेफिनेशंस भी रिकॉल कर लें जी। A region, a solution region in fact, restricted in the first quadrant is called feasible region। एक ऐसा solution region जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड हो। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, जब भी हमें नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स दोनों गिवन होंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब भी ये दोनों गिवन होंगे, लाजमी हमारा जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, यानी वो फिजिबल रीजन होगा। दूसरा स्टेप क्या था जी? दूसरा स्टेप था फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, यानी फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करें। तीसरा स्टेप क्या था जी? इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हर कॉर्नर पॉइंट पर इवेल्युएट करें ताकि आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाए। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब जी, a solution on which objective function is maximized or minimized is called optimal solution। यानी वो solution जिस पर objective function या तो maximum हो या minimum हो, optimal solution कहलाता है। स्टूडेंट्स, पहले दो स्टेप्स हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में इनफैक्ट बहुत डिटेल में सीख चुके हैं। तीसरे स्टेप का इजाफा हुआ है इनफैक्ट इस एक्सरसाइज के अंदर। इस एक्सरसाइज के अंदर बुनियादी तौर पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इजाफा किया गया है। स्टूडेंट्स, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टेप है कि हमें इन कंस्ट्रेंट्स का सॉल्यूशन सेट ग्राफ करना है। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों इनफैक्ट चारों कंस्ट्रेंट्स को नाम दे देंगे ताकि हम रेफरेंस दे सकें। 1 2 3 और 4। अब हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी का
एसोसिएटेड इक्वेशन या कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ वन इज, उस एसोसिएटेड इक्वेशन से बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। हम उस लाइन को नाम दे देते हैं लाइन 1 का। इनफैक्ट इस एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम भी L1 ही होगा। L1 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर दोनों वेरिएबल्स मौजूद हैं, सो किस किस्म की लाइन बनेगी जी? जब लीनियर इक्वेशन के अंदर दोनों वेरिएबल्स मौजूद हों तो हमारी बनने वाली लाइन स्लांट होती है। इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो नॉन जीरो है। इसका मतलब है कि वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगी। हम उसके दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम कर सकते हैं। दोनों इंटरसेप्ट्स इनफैक्ट इस सूरत में डिफरेंट होंगे। दूसरी बात, चूंकि वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगी, सो हम ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर भी यूज कर सकेंगे। हम यहां लिखेंगे फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। और इंटरसेप्ट्स मालूम करने के लिए आप जानते हैं कि हम बनाते हैं टेबल। स्टूडेंट्स यहां पर अब हम y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी? शाबाश, y की जगह पर जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 5। अब x की जगह 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी हमारे पास x इंटरसेप्ट है 5 और y इंटरसेप्ट है 3। अब हम ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर यूज करेंगे। हम यहां लिखेंगे ओरिजिन टेस्ट। थ्री इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 ग्रेटर देन 15। 0 ग्रेटर देन 15 नहीं होता, सो हम यहां लिखेंगे फॉल्स। यानी इस इनइक्वालिटी के मुताबिक जो शेडिंग होगी वो अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन होगी। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी पर काम करेंगे, यानी इस इनइक्वालिटी पर। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, इस इक्वेशन से बनेगी लाइन 2 x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। इसके अंदर भी जो कांस्टेंट है वो नॉन जीरो है, सो इसके दोनों इंटरसेप्ट्स डिफरेंट होंगे। और दूसरी बात, हम ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर यूज कर सकेंगे क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगी। फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 9। x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 6। 9 डिवाइडेड बाय 6 आप जरा रफ में कर ले ताकि सिंप्लीफिकेशन हो जाए। 3 3s are 9 एंड 3 2s are 6, 3/2। और 3/2 को अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में देख लें तो ये हमारा बनता है 1.5। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट दैट इज 9 और y इंटरसेप्ट है 1.5। अब बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी की जानिब। ये हमारी नॉन नेगेटिव जो कंस्ट्रेंट्स हैं। हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ थ्री इज,
इससे बनेगी लाइन 3 x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 से मुराद जी x इक्वल टू 0 से मुराद y एक्सिस, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 y एक्सिस और y एक्सिस से राइट साइड वाला जो प्लेन होगा। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 4 इज लाइन 4 y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 से बनेगा x एक्सिस y ग्रेटर देन 0, x एक्सिस से ऊपर वाला जो प्लेन होगा। स्टूडेंट्स, हमने चारों इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस बना ली। हमने फर्स्ट दो इनइक्वालिटीज के जो इंटरसेप्ट्स हैं वो भी मालूम कर लिए। अब हम बनाएंगे ग्राफ, यानी इन इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन सेट का ग्राफ बनाएंगे। तो आइए देखते हैं एक्स वाई प्लेन। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्स वाई प्लेन। फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन के इंटरसेप्ट्स देखते हैं, रिकॉल करते हैं और उनको लोकेट करते हैं। हमारे पास x इंटरसेप्ट था 5 और y इंटरसेप्ट था 3। दोनों इंटरसेप्ट्स को लोकेट किया, दोनों को ज्वाइन किया, लाइंस के दोनों एंड्स पर एरो हेड बनाए, इसके साथ लिख दिया लाइन 1। इसका ओरिजिन टेस्ट फॉल्स था, सो अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन हमने मार्किंग कर ली। जिस तरह हम पहले करते चले आए, ये काम हम बार बार कर चुके हैं, ये हमने अपनी याद दहानी के लिए मार्किंग कर ली। अब दूसरी एसोसिएटेड इक्वेशन के हम इंटरसेप्ट्स को लोकेट करेंगे। हमारे इंटरसेप्ट्स थे 9 और 1.5, यानी x इंटरसेप्ट 9 और y इंटरसेप्ट 1.5। इन दोनों को लोकेट किया, दोनों को एक स्लांट लाइन के जरिए ज्वाइन किया, दोनों साइड्स पर एरो हेड लगाए, इसके साथ लिख दिया लाइन 2। पहली लाइन 1 थी, उसके साथ हमने लाइन 1 लिखना नहीं भूलना, इसके साथ लिखा लाइन 2। इसका ओरिजिन टेस्ट भी फॉल्स है, सो अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन इसकी भी मार्किंग हो गई। अब तीसरा जो हमारे पास नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है, बुनियादी तौर पर तीसरे नंबर पर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट आ रहा है, दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 हमारा बन गया y एक्सिस। y एक्सिस से राइट साइड पर हमें शेडिंग परफॉर्म करना है। और नंबर 4 है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिससे बना हमारा x एक्सिस। x एक्सिस हमारी है लाइन 4 और इससे हमें ऊपर की जानिब शेडिंग परफॉर्म करना है, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर ये दोनों गिवन हैं तो हमें शेडिंग जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर करनी है। अब फर्स्ट टू जो हमारे पास लाइंस हैं उनके साथ जो हमने मार्किंग्स की हैं उसके मुताबिक शेडिंग आप फौरन समझ गए हैं कि हमें शेडिंग कहां करनी है, रहना हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ये हमने स्टूडेंट्स शेडिंग परफॉर्म कर दी। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि ये रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड? जी, ये रीजन अनबाउंडेड है। क्या डेफिनेशन थी? इफ अ रीजन कैन नॉट बी एनक्लोज्ड इन अ सर्कल ऑफ फाइनाइट रेडियस देन इट इज कॉल्ड एन अनबाउंडेड रीजन। अगर एक रीजन को एक फाइनाइट रेडियस के सर्कल में एनक्लोज ना किया जा सके तो ऐसे रीजन को हम अनबाउंडेड रीजन का नाम देते हैं, और इस रीजन को आप एनक्लोज नहीं कर सकते किसी फाइनाइट रेडियस के सर्कल में। दूसरा सवाल, ये कन्वेक्स रीजन है या कनकेव? जी, ये कन्वेक्स रीजन है। क्यों? कन्वेक्स रीजन की डेफिनेशन क्या थी? इफ अ लाइन joining any 2 points of a region lies entirely within the region then the region is called convex region। ये convex region है। आप कहीं पर भी 2 पॉइंट चूज करें, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, जो लाइन बनेगी वो इस रीजन के वो पूरी की पूरी लाइन इस रीजन के अंदर ही रहेगी, जिसकी वजह से ये कन्वेक्स रीजन है। और मैंने आपको बताया था कि हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अंदर बनने वाले तमाम रीजन्स हमेशा कन्वेक्स रीजन होते हैं। वो बाउंडेड या अनबाउंडेड दोनों सूरतें हो सकती हैं, लेकिन कन्वेक्स या कनकेव की सेंस में वो हमेशा कन्वेक्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमें दूसरे स्टेप पर आना है। हमें दूसरा स्टेप क्या था? जी, हमें कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं इस फिजिबल रीजन के। अब कॉर्नर पॉइंट मालूम करने का तरीकेकार, जी, हमें शेडेड रीजन की बाउंड्री लाइन के साथ साथ चलना है। जहां पर स्लाइड टर्न भी आएगा वो कॉर्नर पॉइंट कंसिडर होगा। अब जरा पहला कॉर्नर पॉइंट देख लें। जी, ये है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, हमारा आ रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर।
इस कॉर्नर पॉइंट को नाम दे दें ए का। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? चूंकि ये एक्स एक्सिस पर है, ये जस्ट हमने ऑब्जर्व करके ही देख लेना है, ऑब्जर्व करके इसकी वैल्यू लिख लेनी है। क्या है इसकी वैल्यू? जी 9,0। ये वैल्यू लिख दें। अब इस लाइन के साथ, इस स्लांट लाइन के साथ चलना शुरू करें। शाबाश, आप चलते चले गए, ये हमारे पास एक स्लाइड सा टर्न आ गया। ये आपका दूसरा कॉर्नर पॉइंट, दैट इज बी। इसको नाम दे दें बी का। ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है? द आंसर इज लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन है। इन दोनों का, लाइन 1 और लाइन 2 की इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन करने से हमें इस कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आगे चले जाएं आप। अब आप दूसरी लाइन पर शिफ्ट हो गए, तो अब आप पहुंच गए वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर फिर आपको एक टर्न मिल रहा है। यह है आपका तीसरा कॉर्नर पॉइंट, दैट इज सी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3। स्टूडेंट्स, दो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं और एक कॉर्नर पॉइंट हमें मालूम करना है जो लाइन 1 और लाइन 2 का बेसिकली इंटरसेक्शन बन रहा है। सो हम मालूम कर लेते हैं अब कॉर्नर पॉइंट्स। हम यहां हेडिंग देंगे कॉर्नर पॉइंट्स। याद रखिएगा कि ये वर्किंग करने के बाद, स्टूडेंट्स जरा आपने याद रखना है, ये वर्किंग करने के बाद आप जो ग्राफ बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट बेसिकली शेड करेंगे, उसके बाद ये कॉर्नर पॉइंट की वर्किंग होगी। कॉर्नर पॉइंट्स टू फाइंड बी। अब चूंकि आप ग्राफ पहले बना चुके होंगे, सो आप जिसको बी कह रहे हैं वो जाहिर बात है कि आपके सामने मौजूद होगा। टू फाइंड बी सॉल्विंग L1 and L2 साइमल्टेनियसली। अब L1 क्या है? L1 की हमारे पास इक्वेशन थी 3x + 5y इज इक्वल टू 15, और L2 की इक्वेशन थी x + 6y इज इक्वल टू 9। जी स्टूडेंट्स, क्या करें? शाबाश जी। यहां पर हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 3x कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्शन से। सो लाइन 2 की इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और लाइन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई लाइन 2 बाय 3 and subtract from L1। परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। 3x + 5y इज इक्वल टू 15। 3 से मल्टीप्लाई किया यहां पर 3x + 3 6 are 18, y is equal to 3 9s are 27। साइन चेंज किए, ये कैंसलेशन 18 - 5, जी 18 - 5 is 13। इनफैक्ट -13, चूंकि यहां पर माइनस साइन है, -13 इज इक्वल टू 27 - 15 इज 12, तो आ जाएगा -12। y इज इक्वल टू 12/13। अब ये y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में, और ज्यादा सिंपल है लाइन 2 की इक्वेशन। पुटिंग इन लाइन 2, लाइन 2 में पुट करेंगे तो x + 6 × 12/13 इज इक्वल टू 9। अब 12 6 आर, जी 12 6 आर 72। x इज इक्वल टू 9 - 72 डिवाइडेड बाय 13। 12 6 आर 72, 72/13 दूसरी तरफ जाकर 9 में से सब्ट्रैक्ट हुआ। अब 13 9s आर
117। 117 में से ये रफ वर्क 72 सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट इज 45। 45 बाय 13, x की वैल्यू आ गई 45 बाय 13। सो हमारा जो कॉर्नर पॉइंट B है जो हम फाइंड आउट कर रहे थे, उसका x कोऑर्डिनेट आ गया 45 बाय 13 और y कोऑर्डिनेट आ गया 12 बाय 13। स्टूडेंट्स, इस कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आप इस कॉर्नर पॉइंट के साथ अपने ग्राफ में नोट कर दें। अब आप कॉर्नर पॉइंट्स को कंक्लूड कर लें। हेंस कॉर्नर पॉइंट्स आर, आपका फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट था कॉर्नर पॉइंट A और उसके कोऑर्डिनेट्स थे 9,0। कॉर्नर पॉइंट B हमारे पास है 45 बाय 13 और 12 बाय 13 और कॉर्नर पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स थे 0,3। ये स्टूडेंट्स हमारे तीनों कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। हमारे पहले 2 स्टेप्स मुकम्मल हुए। अब तीसरा स्टेप है इवैल्यूएट ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट। अब हम बढ़ेंगे इस स्टेप की जानिब। स्टूडेंट्स, इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए आप एक टेबल बना लेंगे। आप लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, यानी लेफ्ट कॉलम पर आप लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, और दूसरी जानिब आप लिख देंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख दें z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवेल्युएट करना है हर कॉर्नर पॉइंट पर। यहां पर आप लाइन ड्रॉ कर दें। आप ये काम स्केल से कीजिएगा अपनी नोटबुक में ताकि खूबसूरती आए। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमारा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 9,0 यानी A। x की वैल्यू है 9 और y की वैल्यू है 0। ये दोनों वैल्यूज हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। z इज इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस 0। 3 9s are 27, 27 प्लस 0 इज 27। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आ गई 27 इस कॉर्नर पॉइंट पर। अब नंबर 2 हमारा कॉर्नर पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट B, 45 बाय 13 और 12 बाय 13। z इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 45 बाय 13 और y की वैल्यू 12 बाय 13। 45 3s आर जी 45 2s आर 90, 90 में 45 ऐड किया तो 135 बाय 13 प्लस 12 बाय 13। z की वैल्यू यहां पर आ गई 135 प्लस 12, ये बनता है 147 बाय 13। ये स्टूडेंट्स हमारे दूसरे कॉर्नर पॉइंट पर हमें वैल्यू मिल गई। एक और अप्रोच जो बहुत बेहतर होगी, आप इस तरह से पहला अगर कॉर्नर पॉइंट आपने इवैल्यूएट किया तो आप यहां पर इस तरह से लाइन भी ड्रॉ कर दें ताकि आपको वाज़ेह रहे कि यहां पर वर्किंग फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के, यहां पर दूसरे, और देन आप आ जाएं थर्ड कॉर्नर पॉइंट पे। थर्ड कॉर्नर पॉइंट था हमारा कॉर्नर पॉइंट C, 0,3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। 3 इंटू 0 प्लस 3, y की जगह पर आ गया 3। 3 इंटू 0 इज 0, यह आंसर आ गया हमारे पास 3। z की वैल्यू आ गई 3। यहां पर स्टूडेंट्स हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूएशन कंप्लीट हुई। अब हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए कहा गया था। आप जरा देखें कि मिनिमम वैल्यू कहां पर है। यह है 27। 147 बाय 13 अगर आप इसे
करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये इनफैक्ट आपके पास 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग। तो 27, 11 पॉइंट समथिंग और ये है 3। सो मिनिमम वैल्यू कौन सी है? द आंसर इज 3। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। ये है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन के जिस पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हमें मैक्सिमाइज करने के लिए कहा जाता तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता जी? अगर हमें मैक्सिमाइज करने के लिए कहा जाता तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये होता, ये कॉर्नर पॉइंट हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनता। ये हमारे पास है 27 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आप आखिर पर कंक्लूड करेंगे, हेंस z is equal to 3x plus y is minimum at x equal to 0 and y is equal to 3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। ये इनफैक्ट हमारा बन गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। बिल्कुल वही पैटर्न जिस तरह हमने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया। हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं, नाम देते हैं इन इनइक्वालिटीज को 1, 2, 3, 4 और 5। फर्स्ट के लिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। Associated equation of 1 is line 1, 3x plus 4y is equal to 12. Finding intercepts. y की जगह पर 0 पुट करेंगे, y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, और x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। हमारा x इंटरसेप्ट 4 और y इंटरसेप्ट 3। ओरिजिन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। थ्री इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन 12, 0 लेस देन 12 होता है। सो ये आ गया ट्रू। नेक्स्ट, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज this will be line 2, 2x plus y equal to 4. Finding intercepts. ये वर्किंग इनफैक्ट इतनी दफा हो चुकी कि अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। ये टेबल्स हमेशा आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा ताकि खूबसूरती आ जाए। y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, और x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 4। इसका ओरिजिन टेस्ट, टू इंटू 0 प्लस 0 लेस देन 4,
0 लेस देन 4 होता है, सो इट इज ट्रू। बढ़ते हैं थर्ड इनइक्वालिटी की जानिब। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 3 इज this will be line 3 and equation is 2x minus y equal to 4. This is not 0, this is 4. Finding intercepts. इंटरसेप्ट टेबल बनाएंगे। y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 या -4, इट इज -4। ऑरिजिन टेस्ट। टू इंटू 0 -0 लेस देन 4। 0 लेस देन 4 होता है, इट इज ट्रू। यानी सारे ऑरिजिन टेस्ट ट्रू आ गए। अब हम बढ़ेंगे नंबर 4 और 5 की जानिब। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 4 इज लाइन 4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, यानी ये होगा y एक्सिस। और एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 5 is, it will be line 5 and it is y is equal to 0. स्टूडेंट्स, हमारी वर्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम सॉल्यूशन सेट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन। सबसे पहले हम देखेंगे लाइन 1 के x और y इंटरसेप्ट। लाइन 1 का x इंटरसेप्ट था 4 और y इंटरसेप्ट था 3। दोनों को लोकेट किया, दोनों को ज्वाइन किया, लाइन के दोनों साइड्स पर एरो हेड बना दिए, इसके साथ लिखा लाइन 1। इसका ओरिजिन टेस्ट ट्रू है। टूवर्ड्स ओरिजिन हमने मार्कर्स लगा लिए। अब हम देखेंगे लाइन 2 के x और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट है 2 और y इंटरसेप्ट है 4। दोनों को लोकेट किया, दोनों को ज्वाइन किया, लाइन के दोनों साइड्स पर एरो हेड लगाए और इसके साथ लिख दिया लाइन 2। और टूवर्ड्स ओरिजिन हमने मार्कर्स लगा लिए चूंकि इसका ओरिजिन टेस्ट भी ट्रू है। लाइन 3 का x इंटरसेप्ट है 2 और y इंटरसेप्ट है -4। दोनों को ज्वाइन किया, दोनों को एक नेवर एंडिंग लाइन के जरिए हमने मिला दिया, दोनों साइड्स पर एरो हेड लगाए, साथ लिखा लाइन 3 और इसका ओरिजिन टेस्ट भी ट्रू है। टूवर्ड्स ओरिजिन हमने इशारे मार्क कर लिए। लाइन 4 है हमारे पास x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस, और लाइन 5 है y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस। इनइक्वालिटीज थी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन इनइक्वालिटीज का मतलब होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो फिजिबल रीजन होगा डेफिनेटली। यानी हमारा जो अभी शेडेड रीजन बनने वाला है ये रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली होगा। स्टूडेंट्स, अब जरा सोचें, हम पांचों लाइंस ड्रॉ कर चुके हैं, पांचों लाइंस के मार्कर्स मौजूद हैं, हमें शेडिंग कहां परफॉर्म करनी है? शाबाश, बहुत आसान जी, ये है वो रीजन जहां हमें शेडिंग परफॉर्म करनी है। ये स्टूडेंट्स हमने शेडिंग कर दी। स्टूडेंट्स, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड? द आंसर इज बाउंडेड, चूंकि इसके हर तरफ आपको बाउंड्री लाइन दिखाई दे रही है। दिस रीजन कैन बी एनक्लोज्ड इन अ सर्कल ऑफ फाइनाइट रेडियस, दैट इज व्हाई दिस इज अ बाउंडेड रीजन। ये रीजन कन्वेक्स है या कनकेव? द आंसर इज कन्वेक्स। लीनियर इनइक्वालिटीज की बेस पर बनने वाले तमाम रीजन्स हमेशा कन्वेक्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमें इसके कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करने हैं। जी, कॉर्नर पॉइंट जरा सोचे, पहला कॉर्नर पॉइंट कौन सा है? जी, ओरिजिन को हम पहला कॉर्नर पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर इसको नाम दे दें O का।
अब एक्स एक्सिस पर चलना शुरू करें। एक्स एक्सिस पर आप चलते चले गए तो यहां पर आपके पास एक टर्न आ रहा है जी, ये आपका दूसरा कॉर्नर पॉइंट, इसको नाम दे दें ए का। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,0। अब यहां से आप लाइन 2 पर चलना शुरू हो गए। अब लाइन 2 पर आप चलते चले गए और ये आपके पास एक और टर्न आ गया। इस कॉर्नर पॉइंट को नाम दे दें बी का। चूंकि ये क्वाड्रेंट के अंदर है इसलिए हम इसे बाय ऑब्जर्वेशन नहीं बता सकते, ये कॉर्नर पॉइंट हमें मालूम करना होगा। अब आप आगे चलते चले गए तो आप पहुंच गए वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर ये स्टूडेंट्स आपका आ गया चौथा कॉर्नर पॉइंट, इसको नाम दे दें सी का। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3। अब आप वाई एक्सिस पर नीचे की जानिब आए और आप वापस ओरिजिन पर पहुंच गए। स्टूडेंट्स आपके हैं 4 कॉर्नर पॉइंट्स, जिसमें से 3 आपके पास बाय ऑब्जर्वेशन आपको मिल चुके हैं। ओरिजिन 0,0, उसके बाद ए दैट इज 2,0, बी हमें चाहिए और सी है 0,3। अब सवाल यह है कि बी किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, जरा देखें जी। बी है लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन। हमें इन दो लाइंस की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से ये बी कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हासिल होंगे। तो आइए इस कॉर्नर पॉइंट को मालूम करते हैं। हम यहां हेडिंग देंगे कॉर्नर पॉइंट्स। हमें बी मालूम करना है। हम यहां लिखेंगे टू फाइंड बी सॉल्विंग L1 एंड L2। ये लाइन इक्वेशंस के इनफैक्ट नाम हमने रखे थे L1 एंड L2 साइमल्टेनियसली। अब हमारे पास स्टूडेंट्स लाइन 1 की इक्वेशन थी। लाइन 1 की हमारे पास इक्वेशन थी 3x + 4y = 12 और लाइन 2 की इक्वेशन थी हमारे पास 2x + y = 4। जी स्टूडेंट्स, कैसे हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं इन्हें? शाबाश। आप अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों 6x हो जाएंगे, फिर सब्ट्रैक्शन से कैंसलेशन हो जाएगी x की। दूसरा रास्ता यह है कि आप लाइन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और लाइन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। मैं यही काम कर रहा हूं। हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई L2 by 4 and subtract from L1। पहले मैं लिख देता हूं L1 3x + 4y = 12। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 = 8 + 4y = 16। सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज किए, ये हमारे पास 4y कैंसल, ये हमारे पास आ गया -5x = -4। x की वैल्यू आ गई 4/5। ये x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें मिल जाएगी y की वैल्यू। मैं पुट कर रहा हूं लाइन 2 में, पुटिंग इन L2 में पुट करते हैं x की वैल्यू 2 इंटू x की वैल्यू हमारे पास 4/5 प्लस y = 4। 2 4s are 8, 8/5, y = 4 minus 2 4s are 8, 8/5 दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 5 4s are 20, 20 minus 8 is 12, 12/5। बी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट बन गया। एक्स कोऑर्डिनेट है 4/5 और वाई कोऑर्डिनेट है 12/5। स्टूडेंट्स, अब हम कॉर्नर पॉइंट्स कंक्लूड कर लेते हैं। हेंस कॉर्नर पॉइंट्स आर
हमारा पहला कॉर्नर पॉइंट था ओरिजिन 0,0, फिर था A दैट वाज 2,0, उसके बाद आ गया B दैट इज 4/5 12/5 और देन हमारे पास C कॉर्नर पॉइंट था दैट वाज 0,3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास चारों कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके। अब हम इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवेल्युएट करेंगे। तो आइए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इवेल्युएशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है ओरिजिन। ओरिजिन यानी 0,0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जहां पर x है वहां पर भी 0, जहां पर y है वहां पर भी 0 पुट किया, z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। आप स्केल की मदद से ये टेबल ड्रॉ कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है 2,0। x की जगह पर 2 और y की जगह पर 0। 2 2s are 4। नेक्स्ट हमारे पास कॉर्नर पॉइंट था कॉर्नर पॉइंट B दैट वाज 4/5 12/5। टू इंटू 4/5 और 3 इंटू 12/5। स्टूडेंट्स यहां पर हमें मेंटल कैलकुलेशन करनी है। 2 4s are 8 और 12 3s are 36। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। 12 3s are 36, 4 2s are 8, 36 plus 8 it will be 44। डिनोमिनेटर में आ गया 5। नेक्स्ट वी हैव कॉर्नर पॉइंट C। कॉर्नर पॉइंट C है 0,3। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3। 3 3s are 9। स्टूडेंट्स हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए कहा गया था। हमें देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू हमें कहां पर हासिल हो रही है, किस कॉर्नर पॉइंट पर हासिल हो रही है। स्टूडेंट्स 0 4 9 44/5 ये अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो ये 8 पॉइंट समथिंग होगा। ये जस्ट लेस देन 9 है। 5 9s होता है 45, ये लेस देन 9 है। सो दिस इज आवर हाईएस्ट वैल्यू, दिस इज आवर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो ये कॉर्नर पॉइंट दैट इज 0,3 ये है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हम यहां लिखेंगे हेंस z is equal to 2x plus 3y is maximum at x equal to 0, y is equal to 3। हमें यही मालूम करना था। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा इस एक्सरसाइज से पहले मौजूद एग्जाम्पल्स भी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहां पर इस चैप्टर का इख्तिताम हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।